हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा मर्बर्ग के स्पेल से मेरी बेहोश होकर गिर गई। असल में सेबेस्टियन उसे इतने दिनों से मेरी का जो खून पिला रहा था, उससे ही मर्बर्ग कुछ हद तक मेरी को कंट्रोल कर पा रही थी। वो धीरे धीरे उसे अंदर से कमजोर कर रही थी और आज फाइनली उसकी ऐसी हालत कर दी उसने। उधर टिटुबा का काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। सारे बॉडी पार्ट्स को जोड़कर उसने किसी तरह लीजेंड को उसका फिजिकल शेप वापस कर दिया। अभी सिर्फ इसमें जान डालना बाकी है, लेकिन उसके लिए तो किसी को वो नरक का दरवाजा खोलना होगा। टिटुबा अपने मैजिकल पावर से मेरी को इन्वोक करने लगती है, बेहोशी से जगाती है उसे। अभी उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, लीजेंड की, जो उसे बुला रहा था, उस दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा था वो। हम देखते हैं मेरी क्रॉल करते हुए धीरे धीरे किसी तरह उस दरवाजे की तरफ जाने लगती है, एज इफ वो हिप्नोटाइज्ड हो चुकी है। लेकिन वो दरवाजे को खोलती नहीं, दरवाजे के ठीक सामने ही बैठ जाती है हाथ में चाकू लेकर। कुछ भी हो जाए, वो किसी को भी लीजेंड को आजाद करने नहीं देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉटन को। पता चलता है वो रात में घर नहीं गया, इतना नशा चढ़ गया था उसे कि ब्रोथल में ही सो गया था। सुबह जब वो जागता है, घर जाने लगता है, मर्सी उसे उसका फीस देने की जिद करती है, लेकिन पैसा नहीं। कहती है यहाँ पर एक स्पेशल लड़की है जो कॉटन को जरूर पसंद आएगी। हम गेस कर पाते हैं मर्सी किसके बारे में बात कर रही होगी। ऑफ कोर्स ग्लोरियाना के बारे में। उसके और कॉटन को लेकर सेलिम में एक वक्त काफी बातें होती थी। कॉटन उसे इग्नोर करके नीचे चला जाता है, लेकिन अपने नसीब से भाग नहीं पाता। फिर से उसे पर्दे के पीछे वो लड़की दिखती है जिसका चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगता है, और इस बार वो अंदर घुस जाता है उसे देखने। ग्लोरियाना का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वो उससे बाकी कस्टमर्स की तरह ही बिहेव करती है, जिससे कॉटन कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन जब ग्लोरियाना बताती है उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ इतना याद है कि एक रेड हेयर्ड लेडी ने उसे मर्सी के पास भेजा है, तब कॉटन समझ जाता है ये किसका काम हो सकता है, लेकिन उसे तो वो बाद में देखेगा। फिलहाल अभी वो ग्लोरियाना को उनका प्यार याद दिलाने की कोशिश करता है। उससे प्रॉमिस करता है कि अगर कल वो जिंदा रहे तो ग्लोरियाना से मिलने जरूर आएगा। ग्लोरियाना उसे पहचान तो नहीं पाती, लेकिन उसका अफेक्शन फील कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कॉटन को किसी सपने में देखा है। कॉटन यहाँ से निकल के जॉन से मिलने जाता है। जॉन घायल था, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। कॉटन उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है। तब जॉन उसे बताता है सिर्फ एक एंजल को ही पता होता है दूसरे एंजल को कैसे मारना है। तो क्या टिटुबा लीजन के साथ जुड़ी हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी को बताना होगा, और एन से भी तो बात करनी है। कॉटन निकल जाता है और जॉन जाता है डॉक्टर के पास। उसे सेबेस्टियन पर भरोसा नहीं, तो वो डिसाइड करता है वो खुद ही रेड मर्क्यूरी को ढूंढने निकलेगा। पता नहीं यहाँ पर एक ही बंदा क्यों सारा काम करता है, लेकिन हम देखते हैं ये डॉक्टर वही बर्बर है जिसके पास सेंटिनल ने अपने मिशन को छुपाया है। वो भागने वाला था, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है। टेंशन में इस आदमी के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो जॉन को मारने की कोशिश भी करता है, मगर उल्टा जॉन उसे बंदी बना लेता है। वो समझ चुका था इसे कुछ तो पता है। जॉन उसे टॉर्चर करने लगता है रेड मर्क्यूरी के बारे में पता करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉटन को। वो मेरी को इन्फॉर्म करता है टिटुबा के ट्रेचरी के बारे में। मेरी पहले से ही डाउटफुल थी, अभी वो बिल्कुल श्योर हो गई। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी टिटुबा इतना कुछ सहन करने के बाद भी क्यों लीजन को सर्व कर रही है। लीजन ने तो उसे भी बिट्रे किया है। इसका जवाब टिटुबा खुद ही देती है। पहले वो मेरी को झांसी में फंसाकर खुद इस हेल रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। मेरी उसे रोक लेती है, उसके बिल्ली को मार डालती है और उससे अपना सवाल पूछती है। तब टिटुबा बताती है वो लीजन का साथ दे रहे हैं क्योंकि सिर्फ उसी के पास शक्ति है मेरी जैसे लोगों को खत्म करने की। उसकी नफरत सिर्फ मेरी के लिए नहीं, बल्कि उसके जैसे सारे व्हाइट लोगों के लिए है जो नेटिव लोगों के ऊपर रूल करना चाहते हैं। टिटुबा खुद एक नेटिव ट्राइब से बिलोंग करती है। उसे पता है उन जैसे लोगों को कितने ऑपरेशन का शिकार होना पड़ता है। लेकिन सेबेस्टियन को बाहर निकालने से इसका क्या कनेक्शन? जब पूरी पृथ्वी नरक की आग में जलेगी, उसमें टिटुबा जैसे लोग भी तो शामिल होंगे। ये कैसा रिवेंज है? उधर तब तक कॉटन घर पहुंच चुका था। वो एन को कन्फ्रंट करता है। एन पहले तो बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली वो मान लेती है उसने ही ग्लोरियाना को मर्सी के पास भेजी थी। उसने ही उसकी मेमोरी डिलीट की है और ये बच्चा भी उसी का है। एन हजारों एक्सक्यूज देने लगती है अपने काम को जस्टिफाइड दिखाने के लिए, लेकिन जब कॉटन नहीं मानता, कहने लगता है कि वो एन से नफरत करता है,
तब जाके एन खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती, गुस्से में पागल होकर कॉटन को मारने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम हम सेबेस्टियन को देखते हैं मॉरबर्ग के पास, अपने टूटे हुए दिल को सहलाते हुए। मॉरबर्ग बताती है ये तो होना ही था, क्योंकि मॉरबर्ग फैमिली में कोई भी किसी और के साथ कंपैटिबल नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड लाइन से। सेबेस्टियन कुछ समझ नहीं पाता तो मॉरबर्ग उसे एन को बुलाकर लाने के लिए कहती है। एन जब कॉटन पर फाइनल स्टैप करने ही वाली थी, ठीक तभी सेबेस्टियन जाकर उसे रोक लेता है। पहले उन्हें माँ से मिलना होगा, बाकी का काम बाद में। वो सेबेस्टियन को आईने में छुपा देता है और एन के साथ सिपली मैंशन के बेसमेंट में जा पहुंचता है। मॉरबर्ग एन को भी वही बताती है जो उसने सेबेस्टियन को बताई थी, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है इंसेस्ट। सरप्राइजिंगली इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर मॉरबर्ग एन को अकेले में कुछ ऐसा भी कहती है जो सेबेस्टियन सुन नहीं पाता। वो चाहता है अपना एक अधूरा काम पूरा करने, जॉन को खत्म करने। तब तक शाम हो चुकी थी। जॉन बहुत मुश्किल से उस आदमी से उस मिशन के बारे में पता करता है। ये असल में एक घड़ी है। जॉन उसका मेन स्प्रिंग तोड़ देता है, फिर भी मिशन बंद नहीं होता। असल में ये डेविल्स क्लॉक है जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बाद ही रुकेगी। तो जॉन रेड मर्क्यूरी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ठीक तभी सेबेस्टियन जा पहुंचता है, उस पर अपने शक्तियों से हमला करने लगता है। उसकी सारी नफरत जैसे औजार बनकर जॉन पर बरसने लगती है। सेबेस्टियन कहता है उसने इतना कुछ किया, मगर मेरी के दिल में उसकी जगह कभी नहीं ले पाया। जॉन उसकी बातों से हैरान हो जाता है। उसे तो लगा था मेरे सेबेस्टियन से प्यार करने लगी है, मतलब सारा मिसअंडरस्टैंडिंग इस सेबेस्टियन ने ही किया है। दोनों के पास अपनी अपनी वजह थी लड़ने की, दोनों ही इक्वली पावरफुल थे, लेकिन एट लास्ट जॉन सेबेस्टियन को मारने में कामयाब हो जाता है। सेबेस्टियन भी हार मान चुका था। वो अपनी गलती मान लेता है और जॉन से रिक्वेस्ट करता है मेरी को बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले जॉन को इस घड़ी का कुछ करना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। उधर हम आइजैक को देखते हैं। वो अभी भी डॉर्कस को ही ढूंढ रहा है। एक लड़की आती है उसके पास मर्सी की मैसेंजर बनकर, कहती है डॉर्कस मर्सी के पास है, अगर उसे जिंदा वापस पाना है तो आइजैक को अकेला जाना होगा, नहीं तो उसकी हालत भी डॉली जैसी होगी। आइजैक उसी वक्त जाता है, डॉर्कस को आजाद करता है और खुद बंदी हो जाता है मर्सी के हाथ। बैक टू सिबली मैंशन हम देखते हैं एन दरवाजा खोलने की डिसाइड कर चुकी है। मेरी उसे बहुत समझाती है, रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है उसके सामने ऐसी गलती ना करने के लिए, मगर एन उसकी एक भी नहीं सुनती। असल में ये एन पहली वाली एन नहीं रही। उसके शरीर में मॉरबर्ग ब्लड बह रहा है, ऊपर से कॉटन से बिट्रेयल मिला है उसे, तो गुस्से और नफरत के आग में उसका दिल काला पड़ चुका है। इंसानियत बिल्कुल भी नहीं बची उसमें, कंप्लीटली चुड़ैल बन चुकी है वो। एन नरक का दरवाजा खोल देती है, जिससे लीजियन की सोल आजाद हो जाती है और उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। हम फिर से एक बार लीजियन को देखते हैं जो भयानक दिख रहा था। वो अपने माँ से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उससे पहले एक लास्ट काम पूरा करना है। वो एन को कॉटन को बुलाने के लिए कहता है। एन उसे आईने से आजाद करके ले आती है लीजियन के सामने। तो लीजियन उसके सामने दो ऑप्शन रखता है। कहता है कॉटन अगर अपने आप को सैक्रिफाइस करे तो वो सेलिम को बख्श देगा, कोई तबाही नहीं होगी, उसे बस इस दरवाजे से अंदर जाना होगा। इस पॉइंट पर कॉटन को समझ आता है इंक्रीज उसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। आज तक वो समझ नहीं पा रहा था किस पाप के जुर्म में उसे नरक में जाना पड़ेगा। आज फाइनली उसे पता चला किसी पाप के कारण नहीं, बल्कि नरक में जाना उसका चॉइस होगा। कॉटन राजी हो जाता है नरक में जाने के लिए। अगर इससे लाखों लोगों की जान बच जाए, उसके ग्लोरियाना बच जाए, तो उसे कोई दुख नहीं। वैसे एन जैसे चुड़ैल के साथ जिंदा रहने से तो यही अच्छा होगा। वो नरक में घुस जाता है। एन खुद अपने हाथों से उसके पीछे का दरवाजा बंद करती है और उधर रेड मर्क्यूरी भी गायब हो जाती है। जॉन चैन की सांस लेता है। इतिहास में शायद पहली बार शैतान वादा करके निभाया है, लेकिन तबाही को रोककर उसे क्या फायदा हुआ? इसका जवाब हमें अगले सीन में मिलता है, जब हम लीजियन के शरीर को डिफॉर्म्ड होते हुए देखते हैं। टिट्यूबा ने जहाँ जहाँ स्टिचेस लगाई थी वहां से स्किन फिर से फटने लग जाता है और अंदर से एक नया फिगर बाहर निकलता है, द एडल्ट लीजियन। ऑफ कोर्स मेरी एक बच्चे से तो शादी नहीं कर सकती। इस एडल्ट शरीर को पाने के लिए ही, अपने लाइफ सर्कल को स्पीड अप करने के लिए ही उसे कॉटन की जरूरत थी। उसके जैसे पायस सोल के सैक्रिफाइस से ही ये पॉसिबल हो सका। उसने सिर्फ सेलिम की तबाही ही रोका है, पूरी पृथ्वी की नहीं, वो तो होकर ही रहेगी। ब्लैक संडे जो शुरू हो चुका है। फिलहाल उसे अपने भाइयों की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी परी है और अपनी प्यारी ब्राइड की।
मेरी को तो उसे देखकर ही घिन आ रही थी। शादी तो दूर की बात है, ये शैतान और वेट करना नहीं चाहता था। वो एन से कहता है मेरी को तैयार करने के लिए। मेरी बहुत थक चुकी थी। वो एन से रिक्वेस्ट करती है उसे हेल्प करने के लिए, जो सरप्राइजिंगली एन मान भी लेती है। वो मेरी को इस दहशत से बचा सकती है। उसे अपने ही बच्चे से शादी नहीं करनी होगी, ना उसे सोना होगा उसके साथ। लेकिन इसके पीछे एन का भी एक फायदा है। वो मेरी को बेसमेंट में ले जाती है, मॉरबर्ग के पास, और उसके स्किन को काट के उसका खून पिलाती है अपने माँ को। इसके बाद एन मेरी को वेडिंग गाउन पहनाकर सुला देती है बिस्तर पर। मेरी की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। उधर मर्सी तो आइजैक को मारने के लिए बेताब थी, मगर तभी उन्हें ब्रॉथेल के बाहर बहुत सारे लोग दिखते हैं जो हाथ में मशाल लिए चिल्ला रहे थे, आइजैक को छोड़ने की मांग कर रहे थे। डॉर्कस ले आई थी उन्हें देखकर हथौन डर जाता है। मर्सी से कहता है उन्हें आइजैक को छोड़ना ही होगा, नहीं तो ये लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मर्सी को मजबूरन मानना ही पड़ता है। आजाद कर देती है वो आइजैक को। लेकिन बाहर तब तक कियोस क्रिएट हो चुकी थी। लोग पागल होकर तोड़फोड़ शुरू कर चुके थे, एक दूसरे को ही मारने लगे थे, घर जला रहे थे। आइजैक उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत मुश्किल से डॉर्कस मिलती है। वो बेचारी भी बहुत डरी हुई थी। इस सब के बीच हम जॉन को देखते हैं। उसे मेरी मिल जाती है सिप्ले मैंशन में, मगर मेरी बहुत खराब हालत में थी, डिल्यूशनल हालत में थी। वो बार बार कहने लगती है कि वो जॉन से सच में प्यार करती है, सिर्फ उसी से करती है। जॉन भी उससे उतना ही प्यार करता है, तो उन दोनों में सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाते हैं। मेरी उसे बताती है एन और मॉरबर्ग ने उसके साथ कुछ किया है, उसे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा। जॉन उसे घर से बाहर ले जाने लगता है और तभी अचानक मेरी वायलेंट होकर जॉन पर हमला कर देती है। असल में मॉरबर्ग ने एन के मदद से मेरी के साथ बॉडी स्वैप कर लिया था। अभी उस कॉफिन में मेरी थी और इस वाले मेरी के शरीर में मॉरबर्ग की आत्मा आ चुकी थी। यही उनका सीक्रेट प्लान था। मॉरबर्ग एन को इसीलिए तो स्पेशल बताती है, उसे पता था एन इस प्लान को सक्सेसफुल कर पाएगी। वो जाती है लीजन के पास। लीजन इतना लस्टफुल था, उसे मेरे से फिजिकल प्लेजर चाहिए था। अंदर कौन है उसे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसे शक भी नहीं हुआ। वो मॉरबर्ग के साथ ही शुरू हो जाता है। ये तो मॉरबर्ग का मिशन था, एन का नहीं। उसका काम तो अभी बाकी है। अभी फाइनली वो अपने ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू पावर को आइडेंटिफाई कर पाई है। उसे रियलाइज हो चुका है वो क्या क्या कर सकती है और क्या वो डिजर्व करती है। अभी तो वो उसे हासिल करके ही रहेगी। वो अपने खून से ब्लड सर्कल बनाती है। मॉरबर्ग की बेटी है, वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। मॉरबर्ग तो सिर्फ एक साथ 2 जगह प्रेजेंट रह सकती है, लेकिन वो हजारों जगह। सबसे पहले हम देखते हैं उसे मर्सी के पास। वो उसे और हथौन को मार डालती है। नेक्स्ट था आइजैक। तब वो क्राउड को रुकने के लिए कह रहा था। एन सब कुछ रोक देती है और आइजैक से कहती है उसका साथ देने के लिए। वो उसे नए सीलम का मैजिस्ट्रेट बना देगी। आइजैक जिंदा रहेगा तो उसे भी मदद मिलेगी राज करने के लिए, क्योंकि अभी वो ही तो रानी बनने वाली है, द ट्रू क्वीन ऑफ नाइट। लेकिन आइजैक उसे मना कर देता है, उसे किसी विच का साथ नहीं देना। तो एन भी क्राउड को रिलीज कर देती है और ये पागल लोग आइजैक को ही उठाकर ले जाते हैं, प्रोबेबली उसका खून करने। ये सब ब्लैक संडे का नतीजा था। फाइनली एन जॉन को एक ऑफर देती है। वो उसे जाने देगी, रियल मेरी तक पहुंचाएगी, मगर एक शर्त पर। उसे उसका स्पेशल चाकू उसे देना होगा। हाँ, एन अगर चाहती तो उसे मार कर ही छीन सकती थी उससे, लेकिन उसने कभी जॉन से प्यार किया है, इसीलिए वो जॉन को जाने देती है, बट विद अ वार्निंग। अगर उसने या मेरी ने कभी भी सेलेम में वापस आने की जुर्रत की तो उन्हें भी मरना होगा। जॉन राजी हो जाता है, भागता है बेसमेंट में और उसे दिखता है वो स्केलेटन। जॉन उसे लेकर सेलेम से बाहर जाने लगता है और एन जाती है टिट्यूबा के पास। कहती है उसे अपने काम के लिए प्राइज मिलेगा। वो सेलेम छोड़कर कहीं भी जा सकती है, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उसे अश्योर करना होगा वो सेलेम की रियलिटी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। इस अश्योरेंस के लिए एन टिट्यूबा की सीयर पावर छीन लेती है और उसका मुंह बंद करके उसे बाकी स्लेव्स के साथ जहाज में भेज देती है, सेलेम से बहुत दूर। उसने ही तो चाहा था। शैतान का जस्टिस शायद इसे ही कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हम देखते हैं एन शैतान को ही मार डालती है उस चाकू से। अभी जब उसे अपना ट्रू पोटेंशियल पता चल चुका है तो वो क्यों किसी और को शैतान की ब्राइड बनने देगी, भले वो मेरी हो या फिर उसकी अपनी माँ। शैतान की ब्राइड सिर्फ और सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल मदर ही बन सकती है, इसीलिए वो इस वाले लीजन को मार डालती है।
जिससे वो अपने बच्चे में उसे रिजरेक्ट कर सके, फिर से जन्म दे सके उसे और बन सके उसकी ब्राइड। मॉरबर्ग पहले इतना सब कुछ समझ नहीं पाई। वो चिल्लाने लगती है एन पर, लेकिन एन अभी जिस पॉइंट पर पहुंच चुकी है उसके ताकत के सामने मॉरबर्ग कुछ भी नहीं। इसीलिए वो माफी मांग लेती है। उसे भी पता चल चुका है ये लड़की क्या क्या कर सकती है, मगर एन उसे माफ नहीं करती, मार डालती है उसे। और जैसे ही मॉरबर्ग की मौत होती है उधर उस कंकाल में मेरी वापस आ जाती है। यह उसका नया जीवन है, तो उस पर और कोई कर्ज लागू नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है। तो वो जॉन के साथ सेलेम छोड़कर जाने लगती है। अभी फाइनली वो दोनों एक हो पाएंगे। नेक्स्ट डे सेलेम एक नया नजारा देखता है। जो लोग अपनी सैनिटी बचा पाए थे एंड उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए तैयार थी, वो सबके सामने प्रॉमिस करती है सेलेम को डार्क फोर्स से आजाद करने की। अभी उसका राज होने वाला है, यहाँ पर एक भी विच नहीं बचेगी उसके हाथ से। इस नए सेलेम में उसकी रियलिटी किसी को नहीं पता, तो सभी उसके स्पीच से बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय डॉर्कस के। उसे शायद भनक लग चुकी थी क्या होने वाला है। एट द फाइनल सीन हम एन को देखते हैं रॉयल अटायर में विद हर क्राउन, एब्सोल्युटली रेडी टू बी द मदर ऑफ सेटन एंड आल्सो हिज ब्राइड। शायद इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, एन की कैरेक्टर पहले सीजन में कितनी अनइम्पोर्टेंट लगी होगी, मगर वही वीक कैरेक्टर एट लास्ट इस मुकाम तक पहुंच गई। दोस्तों यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती। मुझे पता है सबको पसंद नहीं आई, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज विद मी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।